भारतीय इतिहास में कई महान योद्धा हुए, लेकिन आज हम एक ऐसे शूरवीर की कहानी जानेंगे। सोचिए, जिसके शरीर पर 80 घाव हो, एक आंख ना हो, एक हाथ ना हो, और फिर भी वो अपने वक्त का सबसे शक्तिशाली शासक कहलाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के उसी घायल शेर महाराणा संग्राम सिंह की, जिन्हें हम सब राणा सांगा के नाम से जानते हैं। तो चलिए इनकी कहानी 1 नंबर से शुरू करते हैं, और वो नंबर है 80। अब ये कोई स्कोर नहीं था, नहीं, ये वो 80 घाव थे जो उनके शरीर पर थे। एक जीवन और इतनी लड़ाइयां कि शरीर पर तिल रखने की भी जगह न बची हो। ये एक लाइन ही ना उनकी पूरी कहानी बयां कर देती है। उनकी हिम्मत, उनका जज्बा, सब कुछ इसी एक वाक्य में समाया है। तो आइए राणा सांगा के शानदार सफर को इन 5 हिस्सों में समझते हैं। सिंहासन के लिए उनका संघर्ष, फिर कैसे उन्होंने राजपूतों को एक किया, साम्राज्यों से उनका टकराव, खानवा की वो निर्णायक लड़ाई, और आखिर में उनकी अधूरी प्रतिज्ञा और अमर विरासत। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंहासन के संघर्ष की। देखिए, राणा सांगा के लिए मेवाड़ का ताज कांटों से भरा था, कोई फूलों की सेज नहीं थी। ये कहानी है भाई भाई की दुश्मनी की और जिंदा रहने के लिए एक राजकुमार के संघर्ष की। अब हुआ ये कि एक भविष्यवाणी ने सब कुछ बदल दिया। कहा गया कि मेवाड़ के अगले राजा संग्राम सिंह बनेंगे। बस ये सुनते ही उनके बड़े भाई पृथ्वीराज गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने सांगा पर हमला कर दिया। इसी हमले में सांगा ने अपनी एक आंख खो दी। जान बचाने के लिए उन्हें मेवाड़ छोड़ना पड़ा, गुमनामी में जीना पड़ा। लेकिन किस्मत देखिए, कुछ ही सालों में उनके दोनों बड़े भाइयों की मौत हो गई। तब जाकर मेवाड़ के सरदारों ने उन्हें वापस बुलाया और 1509 में वो महाराणा सांगा के रूप में गद्दी पर बैठे। अब राजा तो वो बन गए, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। कैसे एक बिखरे हुए राज्य को एक मजबूत ताकत बनाया जाए। और यहीं राणा सांगा का असली कौशल सामने आता है। उन्होंने सिर्फ राज नहीं किया, उन्होंने राजपूताना को एक धागे में पिरो दिया। अपनी सूझबूझ और कह सकते हैं अपने जबरदस्त व्यक्तित्व का इस्तेमाल किया। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपने घावों को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्होंने इसे अपने बलिदान का सबूत बनाया। यही देखकर मारवाड़ा, आमेर जैसे बड़े बड़े राजपूत शासक भी उनके झंडे के नीचे आ गए। और इसी एकता की वजह से उन्हें एक बहुत बड़ी उपाधि मिली, हिंदू पद। अब ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक विजन था, एक सपना था कि कैसे सभी हिंदू राज्यों को एक साथ लाकर बाहरी ताकतों के खिलाफ अपनी संस्कृति की रक्षा की जाए। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक और सांस्कृतिक कदम था। तो मेवाड़ मजबूत हो चुका था, राजपूत एक हो रहे थे। अब बारी थी अपनी ताकत का लोहा मनवाने की। और इसका मतलब था पड़ोसी सल्तनतों यानी दिल्ली, मालवा और गुजरात से सीधी टक्कर। और टक्कर ली भी तो कैसे, देखिए जरा, एक के बाद एक जीत। 1517 में खातौली, 1518 में बाड़ी, दोनों बार दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। फिर 1519 में गागरोन में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराया। और यहाँ उनकी महानता देखिए, दुश्मन को बंदी बनाने के बाद भी उसे इज्जत के साथ रिहा कर दिया। ये उनकी राजनीतिक समझ को दिखाता है। इन जीतों के बाद कोई शक नहीं था कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा पावर सेंटर कौन है, वो थे महाराणा सांगा। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। हिंदुस्तान के सियासी मंच पर एक नए खिलाड़ी की एंट्री हुई, बाबर। दिल्ली के ही कुछ नाराज सरदारों ने उसे इब्राहिम लोदी पर हमला करने का न्योता दिया। और फिर 21 अप्रैल 1526 को हुआ पानीपत का पहला युद्ध, जहां बाबर ने लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अब राणा सांगा का अंदाजा ये था कि बाबर भी पहले के आक्रमणकारियों की तरह आएगा, लूटेगा और वापस चला जाएगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि दोनों के बीच लोधी के खिलाफ कोई समझौता भी हुआ था। लेकिन सांगा का ये हिसाब बिल्कुल गलत निकला। बाबर ने वापस जाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उसने यहीं रुककर एक साम्राज्य बनाने का फैसला किया। और बस यहीं से भारत की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच एक महायुद्ध की जमीन तैयार हो गई। और वो महायुद्ध हुआ 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये दो अलग अलग दुनिया, दो अलग अलग विचारधाराओं की टक्कर थी। ये वो लड़ाई थी जिसने हिंदुस्तान का भविष्य तय करना था। अब जरा दोनों सेनाओं को देखिए। एक तरफ राणा सांगा की जबरदस्त सेना, 80,000 से ज्यादा राजपूत घुड़सवार और हाथी जिनका शौर्य बेमिसाल था। और दूसरी तरफ बाबर की सेना, जो संख्या में तो कम थी पर ज्यादा अनुशासित थी। और सबसे बड़ी बात, उनके पास वो चीज थी जो राजपूतों के पास नहीं थी, तोपें और बंदूकें। बाबर ने अपनी मशहूर तुलगुमा रणनीति अपनाई, मतलब दुश्मन को किनारों से घेर कर हमला करना। तो युद्ध शुरू हुआ और शुरुआत में राजपूतों का पलड़ा भारी था। उन्होंने ऐसा जोरदार हमला किया कि एक बार तो मुगल सेना के पैर उखड़ने लगे। लग रहा था कि सांगा जीत जाएंगे।
लेकिन तभी हुआ वो जिसने लड़ाई का रुख ही पलट दिया। रायसेन के सिलहदी तंवर जो सांगा के साथ थे, ठीक मौके पर अपनी सेना लेकर बाबर से जा मिले। एक बहुत बड़ा धोखा। इस धोखे से राजपूत सेना में अफरा तफरी मच गई और इसी का फायदा उठाकर बाबर ने अपनी तोपों से आग उगलनी शुरू कर दी। बीच लड़ाई में एक तीर सीधा राणा सांगा को जा लगा और वो बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें मैदान से हटाना पड़ा और उनके हटते ही सेना का हौसला टूट गया। खानवा में हार जरूर हुई, लेकिन राणा सांगा नहीं हारे थे। उनका जज्बा अभी भी जिंदा था और उनकी कहानी का ये आखिरी हिस्सा उनकी इसी जिद और कभी ना मिटने वाली विरासत के बारे में है। जब उन्हें होश आया तो हार स्वीकार करने की जगह उन्होंने कसम खाई कि जब तक मैं बाबर को हरा नहीं देता तब तक मैं चित्तौड़गढ़ वापस नहीं जाऊंगा। सोचिए, ये था एक सच्चा योद्धा। हार नहीं मानी, बल्कि एक और लड़ाई की तैयारी में जुट गए। लेकिन वो अपना बदला पूरा नहीं कर पाए। 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मौत आज भी एक रहस्य है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो अपने घावों की वजह से चल बसे, लेकिन एक और कहानी है जो ज्यादा मानी जाती है कि उनके ही कुछ सरदारों ने उन्हें जहर दे दिया था। क्यों? क्योंकि वो डर गए थे। उन्हें लगा कि सांगा की जिद मेवाड़ को पूरी तरह तबाह कर देगी। एक और युद्ध उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। तो आखिर में सवाल उठता है कि राणा सांगा की विरासत क्या है? क्या वो खानवा की एक हार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी असली विरासत है राजपूताना को एक करने का वो महान प्रयास, वो जज्बा, वो हिम्मत जो उन्होंने दिखाई। वही आगे चलकर उनके पोते महान महाराणा प्रताप के लिए प्रेरणा बनी। सांगा ने यह सिखाया कि एक योद्धा की पहचान उसकी जीती हुई लड़ाइयों से नहीं, बल्कि उसके कभी ना हार मानने वाले इरादे से होती है। और यही बात हमें एक बड़े सवाल पे लाके छोड़ देती है। कहते हैं कि इतिहास विजेता लिखते हैं, पर क्या वाकई ऐसा है? क्या एक हार एक योद्धा के पूरे संघर्ष और उसकी विरासत को मिटा सकती है? राणा सांगा की कहानी शायद इसका सबसे अच्छा जवाब है।